Let's start. This is the second lectures of chapter number 10, mechanical property of fluids. लास्ट लेक्चर्स में हमने बच्चों जो बेसिक इंफॉर्मेशन सीखी थी, जो बेसिक कंसेप्ट इस चैप्टर के रिगार्डिंग था, वो एक तो फ्लूइड क्या है, वो सब कुछ हमारे रूटीन लाइफ में क्या क्या यूज होता है, उसके बारे में सॉलिड लिक्विड फ्लूइड के बारे में क्या डिफरेंट है, ये सब कुछ सीखा था हमने। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला, फोर्स अपन एरिया, वो सीखा था। सीजीएस, डायमेंशन, ओके, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड के बारे में सीखा था, मास अपॉन वॉल्यूम। रिलेटिव डेंसिटी के बारे में सीखा था। बाद में वेट, जो प्रेशर लगता है उसका फॉर्मूला mgh, कोई भी फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, तो उसकी हाइट h होती है, तो उसका प्रेशर का फॉर्मूला h रो जी, वो हमने डिराइव किया था। और बाकी सारी बेसिक इंफॉर्मेशन हमने देखी थी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में सीखा था कि क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर बच्चों। गोज प्रेशर क्या होता है वो सीखा था। गोज प्रेशर के बाद हमने वही थियरी को थोड़े डिफरेंट वे से भी गोज प्रेशर का डेरिवेशन सब कुछ किया हुआ था। जस्ट रिकॉलिंग कर लो लास्ट लेक्चर को, जिसका यूज हमें इस लेक्चर्स के अंदर यूज करना है। तो गोज प्रेशर, हाइड्रोलिक पैराडॉक्स क्या है, वो सब कुछ, कि भाई शेप चाहे कोई भी हो, ओके, यदि हाइट सेम है तो प्रेशर इक्वल, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो भी लिक्विड्स होता है उसका प्रेशर सभी का सेम्स होता है। ये सब कुछ हमने लास्ट लेक्चर के अंदर सीखा था। तो आज क्या सीखोगे? आज आप सीखोगे पास्कल्स लॉ, बैरोमीटर, मैनोमीटर्स, और उसी के बेसिस पे जो न्यूमेरिकल्स है, पास्कल्स लॉ के एप्लीकेशंस, बेसिक इंफॉर्मेशंस आज आप इस सेशन के अंदर सीखने वाले हो। तो पहली चीज तो पास्कल्स लॉ क्या है। पास्कल नाम के साइंटिस्ट ने क्या बताया था, लाइक एग्जांपल फॉर, शायद आपको याद हो तो यही के क्वेश्चंस में या आगे के सेशंस, आगे के लेक्चर्स के अंदर वो स्पंज बोल का एग्जांपल दिया था। उसको प्रेस करो तो सभी में से इक्वल अमाउंट में से, इक्वल स्पीड, इक्वल प्रेशर में से लिक्विड बाहर आता था। याद हो तो बच्चों हाँ ना बोलो। हाँ। यस, ओके। तो वो जो स्पंज यानी कि बोल को हम प्रेस करते थे तो सभी में से बाहर लिक्विड आने की प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड द पास्कल लॉ। पास्कल्स ने क्या किया था कि भाई यदि समझ लो कि एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर, इस कंटेनर के अंदर लाइक एग्जांपल फॉर लिक्विड भरा हुआ है, तो कंटेनर में सेम डायामीटर के यदि मैं प्रेशर यानी कि कुछ एग्जांपल फॉर पॉइंट होल कर दूं, तो सभी में से इक्वल अमाउंट में से वाटर, इक्वल प्रेशर से वाटर का फ्लो बाहर आएगा। दिस इज कॉल्ड द पास्कल्स लॉ। ओके, तो उसका हम डेरिवेशन भी आज सीखेंगे, एक्चुअली क्या है और कौन सी बेसिस पे ये पास्कल्स लॉ प्रूव हुआ। जैसे कि देख सकते हो कि लिक्विड के अंदर जो भी, कोई कंटेनर के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ होता है, तो वो लिक्विड बच्चों आपको पता है कि इस कंटेनर में हर एक डायरेक्शन में सेम टाइप का, सेम अमाउंट का प्रेशर जनरेट करता है। ओके, वो हम प्रूव करेंगे कैसे, एक्चुअली ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो यानी कि प्रेशर अप्लाई टू एनी पार्ट ऑफ द एनक्लोज्ड फ्लूइड, जो फ्लूइड है जो बंद है, रेस्ट पे है, वो खास ध्यान रखना, रेस्ट पे होना जरूरी है, पानी भरा हुआ है, स्टेबल है। ओके, और उसके अंदर जितने भी पॉइंट ले लो, मैं यहाँ प्रेशर मेजरमेंट करूँ, यहाँ प्रेशर मेजर करूँ, ये सारे प्रेशर क्या होते हैं, प्रेशर अप्लाई टू एनी पार्ट ऑफ द क्लोज्ड फ्लूइड होना जरूरी है, ध्यान रखना बच्चों। तो हर एक पॉइंट पे प्रेशर कितना होता है बच्चों, इक्वल होता है, वो हमें प्रूव करना है। ओके, देखिए कैसे, किस तरह से हम उसको प्रूव करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि बबल्स या इस बलून्स के अंदर पानी भरा हुआ है, तो जो होल है, होल में आप स्पंज करो, ओके, उसको प्रेस करो तो इक्वल स्पीड से बाहर लिक्विड आ रहा है, दैट इज कॉल्ड द पास्कल्स लॉ। बेसिक कंसेप्ट पता चल गया बच्चों, हाँ ना बोलो। हाँ। ओके, मेन कंसेप्ट समझना जरूरी है, डेरिवेशंस तो आप कुछ भी करके कर लोगे, कंसेप्ट समझ में कि भाई कोई भी प्रेशर, कोई भी पॉइंट में से जो बाहर निकलने वाला लिक्विड है उसकी स्पीड इक्वल होती है, उसका प्रेशर इक्वल होता है, तो उसको हम प्रूव करते हैं बच्चों। ओके, एक टाइप का आपको क्या लेना है, एक प्रिज्म ले लेना है, राइट। उस प्रिज्म को पानी के अंदर रखना है। अब आप देख सकते हो इस प्रिज्म में तीन सरफेस है, A1 यानी कि ये सरफेस, A2 यानी कि नीचे वाली सरफेस बच्चों, A2 सरफेस, और एक A3 यानी कि ये सरफेस। ये तीन सरफेस के ऊपर लग रहा प्रेशर, यानी कि यहाँ जो प्रेशर है PA लिख सकता हूं मैं, यदि यहाँ में समझ लो P1 या P2 लिखो, कौन से सरफेस, नीचे वाली, ये वाली A2 सरफेस,
और यहाँ में लिखूं P3, वो इक्वल होता है, क्या होता है बच्चों, सरफेस के ऊपर लग रहा प्रेशर इक्वल होता है। एक खास यहाँ एजप्शंस करना है कि लिक्विड बहुत बड़ी हाइट पे और ये जो पॉइंट है ऑलमोस्ट नियर अबाउट सेम हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, ज्यादा कुछ डिफरेंट, बहुत ज्यादा ये ऑब्जेक्ट जो है ना, भले मैंने बड़ा बनाया हुआ है, एक्चुअली होता लेना प्रैक्टिकली बहुत छोटा होता है। तो ईच एंड एवरी पॉइंट के ऊपर, पार्ट्स के ऊपर जो सेम डेप्थ के है, डेप्थ सेम होनी चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आप चेक करोगे तो इसकी डेप्थ कम है, इसकी डेप्थ ज्यादा है, तो ये थोड़ा इश्यू हो सकता है आपके माइंड के अंदर। लेकिन बहुत बड़ा कंटेनर, उसमें छोटा सा ऐसा प्रिज्म लगा होता है। आई होप समझ में आ रहा है बच्चों, फिगर एक्चुअल प्रैक्टिकली ऐसी है, लेकिन हाँ ऐसे में बना के आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता ना, समझ में आ रहा है ना, कुछ ऐसी फिगर है, लेकिन प्रिज्म को मैग्नीफाई करके यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये खास ध्यान रखना, 90% एक्चुअली स्टूडेंट को ये पता ही नहीं होता ऐसी चीज के बारे में। तो यहाँ लिखा हुआ एक फ्लूइड है, रेस्ट पे एलिमेंट्स राइट एंगल ट्रायंगल सेम डेप्थ पे लिक्विड भरा हुआ है, और उसके ऊपर जो लग रही ग्रेविटी है वो सेम है। क्योंकि ग्रेविटी सेम है दैट मीन्स सेम हाइट पे है। सेम हाइट पे तभी हो सकता है बहुत बड़ा कंटेनर हो और छोटा प्रिज्म हो, तो ये हाइट ऑलमोस्ट नियर अबाउट सेम हो सकती है। प्लीज कीप इन माइंड, ये चीज आपको कंसिडर करके आगे चलनी है, क्योंकि यहाँ नहीं तो टेक्स्ट बुक में, नहीं नोट्स के अंदर, नहीं यहाँ मैंने ऐसी कोई फिगर बताई है जो एक्चुअल प्रैक्टिकली, ये तो आपको जस्ट मैग्नीफाई की हुई फिगर है। जी यहाँ जो प्रिज्म दिख रहा है वो मैग्नीफाई किया हुआ है। बोलो इतना समझ में आ गया सभी को? यस सर। हाँ ओके, अब आप हाँ देख सर। सकते हो, अब देख सकते हो, समझ लो बच्चों, एक ऑब्जेक्ट ऐसा है, एक प्लेन है, अभी मैं लाइन समझ लेता हूँ, ए बी सरफेस जो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा डिग्री बनाता है, कितना, थीटा। तो बच्चों इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, हाँ कि ना? ये एक्स कंपोनेंट, ये यस थीटा है, सर। तो ये एक्स कंपोनेंट और ये वाई कंपोनेंट। बोलो हाँ, समझ में आ रहा है ना? एक्स का ये एरिया, ये वेक्टर है, तो उसके दो कंपोनेंट है, ये वाला भाग एक्स कंपोनेंट, ये वाला भाग वाई कंपोनेंट, वो आपको पता है। तो सिमिलरली यहाँ भी बहुत ज्यादा लॉजिकली सोचना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, कहाँ ये एंगल क्यों थीटा लिया, ये सब कुछ फिगर टेक्स्ट बुक में दी रखी हुई थे कंफ्यूज करने के लिए। मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से बता रहा हूँ बच्चों कि ये एरिया ए है, ये एरिया ए है, उसका ये एक्स कंपोनेंट और इसका ये वाई कंपोनेंट। बोलो इतना समझ में आ गया? हाँ सर। लेकिन अब ये दिख रहा है आपको बोले 2D के अंदर है कि एक्चुअली कौन सी चीज, प्रिज्म ही है। तो प्रिज्म्स में आपको समझना हो तो ऐसे समझ सकते हो, ये एरिया A1, ये भाग, ये भाग एरिया A2, ये भाग A3। तो A1 का एक्स कंपोनेंट कौन है बच्चों, A2, हाँ कि ना? तो A2 क्या है, A1 का एक्स कंपोनेंट, यानी कि A1 cos थीटा लिख सकता हूं बच्चों। A3 A1 का y कंपोनेंट, तो A1 sin थीटा लिख सकता हो। यदि लिख सकता हूं तो हाँ बोल दो ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स। हाँ सर। यस सर। ओके, नाउ ये हो गए एरिया का। अब हम बात करते हैं फोर्स की। समझ लो बच्चों, कॉमन लॉजिक है कि पानी में है ये प्रिज्म, तो उसके हर एक सरफेस के ऊपर फोर्स लग रहा है। समझ में आ रहा है ना? फिगर ये है एक्चुअल में, ओके ये फिगर, लेकिन उसको 3D में थोड़ा एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसलिए 2D एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ओके नाउ, तो यहाँ ये समझ लो F1 फोर्स लग रहा है, ये वाला फोर्स F1। एक मिनट हो बच्चों, तो ये समझ में आ गया है ना A3। अब देखो A3 यानी कि ये भाग है यार, ये एरिया है समझ लो, ये उसका ये एक्स कंपोनेंट, उसका ये वाई कंपोनेंट, इसमें क्या प्रॉब्लम है, थीटा। अब एक्चुअली वाई कंपोनेंट यहाँ होता है, लेकिन है तो सामने ना बच्चों, मैंने यहाँ ड्रॉ किया। वेक्टर को समझो, वेक्टर को फील करो, वेक्टर के बिना प्रॉब्लम होगा ही आपको। ओके, तो ये भाग वाई कंपोनेंट को हम क्या लिखते थे, साइन थीटा, इसलिए A3 इज इक्वल टू, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? जल्दी से बोल दो, चलो तो आगे बढ़ू मैं। बहुत ना सर। तरीके से एकदम सिंपल वे से मैं आपको ये टॉपिक समझाने वाला हूँ, ध्यान देना। अब फोर्स बच्चों यहाँ लग रहा है, फोर्स की समझ ले बात करो आप, तो इस प्रिज्म में ये भाग में ऐसा फोर्स F1 लग रहा है,
प्रिज्म हटा दो, F1 लग रहा है, F2 ऐसा लग रहा है, F3 सॉरी, F3 ऐसा लग रहा है और F2 ऐसा लग रहा है, हाँ कि ना। इस पॉइंट को समझो, इस पॉइंट के ऊपर तो A3 ऐसे, F3, F1 ऐसे और F2 ऐसे, बोलो नहीं आया समझ में, हाँ कि ना। आ गया सर। ओके, लेकिन एक्चुअली क्या ये सारे फोर्स नहीं दिखा, लेकिन कोई एक सिंगल पॉइंट पे ले लो सारे फोर्स को, F2 और F3 को, F2 यहाँ, F3 यहाँ और यहाँ F1 लग रहा है। तो बच्चों F1 एंड F2 का रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, F1 एंड F2 का, F2 और F3 का रिजल्टेंट फोर्स। फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ थोड़ा अच्छी से फिगर समझा के, देखो ये है F1, F3, F2, बोलो F2 और F3 का रिजल्टेंट ऐसा आएगा, F2 और 3 का रिजल्टेंट ऐसा आएगा, जो एक्चुअली इक्वल में F1 की जैसा ही है। देखो फील करो टॉपिक को, क्योंकि ऑब्जेक्ट स्टेडी है, उसके ऊपर लग रहा है प्रेशर सेम है, लिक्विड स्टेडी है, प्रिज्म स्टेडी है, प्रिज्म स्टेडी है तो उसके ऊपर लग रहे सारे फोर्स इक्वल हो गए। तो F2 और F3 और F1 लग रहा है, F2 और F3 का रिजल्टेंट ये मिला, तो F3, F2 और F3 हट गया, दैट मींस सामने वाले फोर्स इक्वल हो गए तो ही स्टेडी हो सकता है ना। तो F1 और F2 3 सेम है, तो बच्चों ये F2 3 को मैं F1 लिख सकता हूं, एक मिनट हो, ये क्या हुआ, ओके ये F2 और ये F3 लिख सकता हूँ कि नहीं, हाँ बोलो। ये जो F1 था उसको मैंने सामने ले लिया, बस खाली डायरेक्शन का फर्क, बाकी मैग्नीट्यूड तो सेम ही है ना। तो ऐसे समझने बैठे तो ये F2 जो है वो समझ लो ये थीटा ले लू मैं, तो F2 जो है वो F1 का cos x कंपोनेंट हुआ, F3 है वो F1 का साइन कंपोनेंट हुआ। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो ये फिगर से समझा रहा हूँ, देखो एक तो मैंने मेथड समझा दी, एक मेथड ये वाली है, ये F1 है, ये एंगल थीटा है तो ये वाला भाग F1 cos थीटा और ये F1 sin थीटा। अब देखो F1 cos थीटा का ऑपोजिट वाला फोर्स कौन सा है, यहाँ देख लो F2 वर्टिकल फोर्स है कि नहीं, ये और ये इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स हुए। F1 sin थीटा का ऑपोजिट फोर्स कौन है, F3, तो कंपेयर कर सकता हूं F3 इज इक्वल टू F1 sin थीटा, यहाँ जैसे कि एरिया में क्या लिखा था मैंने कि भाई A1 cos थीटा, याद ना रहे तो रट्टा मार लो यार, ओके उसमें कुछ है नहीं बुरे वाली बात। वैसे F जैसे एरिया का था वैसे फोर्स का है कि भाई A2 लिखा था मैंने, A2 इज इक्वल टू A1 cos थीटा, A3 इज इक्वल टू A1 sin थीटा, जैसे एरिया है वैसे F1 का भी कंपोनेंट मिले आपको। बोलो यहाँ तक कोई डाउट किसी को ना। हाँ ओके। अब हम एक काम करते हैं, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है बच्चों, फोर्स अपॉन एरिया, हाँ कि ना। प्रेशर का फॉर्मूला है F1 अपॉन A1, चलो लगाओ F1 अपॉन A1 फॉर्मूला, तो F1 अपॉन A1 हुआ इक्वेशन नंबर 1। P2 इज इक्वल टू प्रेशर एट इस दिस पॉइंट, P2 इज इक्वल टू सेकंड सरफेस के ऊपर, ये वाले सरफेस के ऊपर F2 अपॉन A2 होगा, हाँ ना बोलो। ओके F2 क्या है, F2 F1 cos थीटा है देख लो, और A2 क्या है, A1 cos थीटा, cos cos कट F1 अपॉन A1। सेम सिमिलरली P3 F3 अपॉन A3, F3 यानी कि क्या होगा बच्चों, F3 यानी कि F1 sin थीटा, देखो ऊपर A3 यानी कि A1 sin थीटा, sin थीटा कट अपॉन F1 अपॉन, इससे क्या पता चला, क्या पता चला, चलो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 पे आपने क्या फील किया भाई, सभी में आंसर F1 अपॉन A1, पहला पॉइंट है दैट फोर्स मींस प्रेशर सेम P1 है। P2 और P3 फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, P1 is equals to P2 is equals to P3, कितना मिला था सभी में, F1 अपॉन A1 मिला था, हाँ कि ना। हाँ। ओके तो प्रेशर हो गया सेम, दैट मींस
ईच एंड एवरी पॉइंट के ऊपर लग रहा प्रेशर इक्वल होगा, वो पास्कल ने बताया था, वो हमने वेरीफाई कर दिया। पास्कल क्या बोल रहा था, देखो पास्कल क्या बोल रहा था, भाई मेरे पास कोई लिक्विड है, उसके ऊपर लग रहा है सारे प्रेशर इक्वल होते, वही बताया था, इफ स्नीज लिक्विड कम्स विद द स्पीड, स्पीड यानी कि वन टाइप ऑफ प्रेशर भी मान सकते हो। ओके, ये तो जस्ट प्रैक्टिकल पर्पस के लिए बताया था। लिखो यहाँ देखो, प्रेशर अप्लाइड एनी पार्ट्स ऑफ द एनक्लोज्ड फ्लूइड इज रेस्ड, इज ट्रांसमिटेड टू एवरी पोर्शन ऑफ द लिक्विड एंड द वॉल, यानी कि आप कोई भी पॉइंट पे प्रेशर लगा रहे होते, ईच एंड एवरी पॉइंट के ऊपर वो ट्रांसमिट हो रहा है और इक्वल नंबर, इक्वल मैग्नीट्यूड से। तो वही चीज हमें यहाँ प्रूव की कि भाई पास्कल का जो लॉ था कि भाई प्रिज्म, यहाँ हमने प्रिज्म तो एक एग्जांपल के फॉर्म में लिया कि कोई मटेरियल के ऊपर सेम हाइट पे लग रहा प्रेशर इक्वल होता है। क्लियर? डेरिवेशन में कोई डाउट? ना श्योर, बहुत इजी है। क्या करना है समझ में आ गया ना, एक तो फिगर बना दो, बाद में A2, तो ये से समझो ये A भाग है, A1 भाग, तो इसका ये भाग X कंपोनेंट और ये भाग Y कंपोनेंट। वैसे एक्चुअली Y कंपोनेंट ऐसे आना चाहिए, ये समझ लो यहाँ आना चाहिए। ओके, लेकिन समझ सकते हो ना, सामने ये और ये भाग इक्वल ही है, इसलिए यहाँ बता दिया मैंने। ये X ये A का फैसला हो गया हमारे, A2 इज इक्वल्स टू A3 इज इक्वल्स टू। अब सिमिलरली लिख के आप F2 का भी याद भी रख सकते हो और या समझ भी सकते हो। मैंने समझाया, जरूर नहीं कि आपको समझ में आया तो ही ऐसा जरूरी, वैसे भी सिंपल ही है कि A2 में कॉस आया तो यहाँ F2 में भी कॉस ही आ रहा है, A3 में साइन आया। स्टूडेंट को, इस स्टूडेंट के लिए जिसका वेक्टर लोचे वाला है समझो, बाकी जिसका वेक्टर स्ट्रेंथ है, स्ट्रॉन्ग है, उसको तो ये सब कुछ इजीली समझ में आ गया होगा ये क्या लिखा है कॉस और साइन। ओके, बाद में क्या किया मैंने, P1 का फॉर्मूला लिया, फर्स्ट सरफेस के ऊपर F1/A1, सेकंड सरफेस के ऊपर F2/A2, F2 के ऊपर वाला कंडीशन डाल दिया तो कटिंग हुआ तो F1/A1 मिला। सिमिलरली P3 में भी F1/A1 मिला, दैट मींस P1 P2 P3 सभी में सेम मिला। हो गया हमारा रूल्स, पास्कल्स का लॉ। पास्कल्स का लॉ क्या कह रहा है, एग्जैक्ट स्टेटमेंट में लिख रहा हूं, ध्यान देना बच्चों। पास्कल का लॉ कि प्रेशर is same, pressure is same for every point in incompressible fluid, incompressible stable fluid। यदि फ्लूइड स्टेबल है, इनकम्प्रेसिबल है, तो उसके ऊपर ईच एंड एवरी पॉइंट के ऊपर लग रहा प्रेशर इक्वल होगा, दैट इज कॉल्ड द पास्कल्स लॉ। बोलो कोई डाउट? अब इजी है एकदम। ना सर। तो उसी के बेसिस पे हम थोड़े से प्रेशर के बारे में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंफॉर्मेशन जो आपको न्यूमेरिकल्स में एमसीक्यू में काम आ सकती है, वो बेसिक लॉ हमने सीखे। ईच एंड एवरी कंसेप्ट को हमने ऑलरेडी आगे एक्सप्लेन कर दिया है। ये अभी तक की जितनी भी थियरी में जो कंक्लूजन निकाला है वो स्टेप है, जिसमें फर्स्ट है प्रेशर इनसाइड लिक्विड इंक्रीज विद द डेप्थ। हाँ कि ना? याद करो बच्चों, जितना आप अंदर हाँ जाते सर। हो, आईफोन वाला एग्जांपल बोलो, हाँ ना बोलो। हाँ ओके, तो प्रेशर इनसाइड द लिक्विड, जितने अंदर जाते जाओगे डेप्थ के अंदर प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा लिक्विड के अंदर। सी का एग्जांपल ले लो, कोई पानी का एग्जांपल ले लो। प्रेशर चेंज विद द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। क्यों? प्रेशर का फॉर्मूला क्या था बच्चों? रो एच जी, HG। रो एच जी। हमने पहले बात की एच की, डेप्थ यानी कि एच, बाद में बात की रो की यानी कि डेंसिटी, और तीसरी बात की है डायरेक्शन, जो अभी पास्कल्स लॉ, इसका रीजन है पास्कल्स लॉ। ओके, ईच एंड एवरी कंसेप्ट का जो कंक्लूजन है वो मैं बता रहा हूँ कि प्रेशर एट पॉइंट इनसाइड द लिक्विड इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। वही पास्कल ने बताया ना। अब पास्कल में ये भी बता सकते हो, लिख सकते हो, लेकिन वो स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला कंसेप्ट खास वर्ड आना चाहिए खाली। आगे, प्रेशर इनसाइड लिक्विड सेम एट ऑल पॉइंट इन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि सेम एच रो जी वाला ही हुए ना, एच हाइट हॉरिजॉन्टल यानी कि एच सेम है, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऐसा लिक्विड भरा हुआ है, इस पॉइंट पे भी प्रेशर सेम हो, इस पॉइंट पे भी सेम होगा, इस पॉइंट पे भी सेम होगा। नाउ प्रेशर ड्यू टू लिक्विड इज नॉट अफेक्टेड बाय द शेप एंड साइज। कौन सा, इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ बोलो? बोलो हाइट वाला हो तो ही। बोलो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ उसमें? वर्नियल वाला। अरे यार, हाइट वाला हो तो
क्यों ऐसा कर रहे हो? ये ओके लिखा था, देखो शेप ऑफ द वेसल डज नॉट अफेक्ट द प्रेशर, हाइड्रोलिक पैराडॉक्स। कोई डाउट बच्चों? यही कॉन्सेप्ट अभी जो हम समझा ना रहा था सर। उसके बारे में ही था ये। कहाँ गया? ओके तो ये हाइड्रोलिक पैराडॉक्स वाला, शेप एंड साइज वाला। ओके तो इसमें हाइड्रोलिक पैराडॉक्स एंड फ्लूइड इज प्रोपोर्शनल टू एक्सलेशन ऑफ ग्रेविटी, एच रो जी वाला कॉन्सेप्ट। ओके बोलो, अभी तक जो भी लो जो मैंने प्रेशर के ऊपर बताया, इसमें किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो, या ना समझ में आया हो तो, मैंने रीजन के साथ एक एक चीज एक्सप्लेन की, डिटेल में नहीं एक्सप्लेन क्योंकि ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ सब कुछ। तो फिर से रिपीट कर रहे हैं, प्रेशर जो है डेप्थ के साथ चेंज हो जाए, यानी कि एच रो जी, जितना पानी में जाओगे प्रेशर चेंज होगा। डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। पानी के अंदर आपको हाथ घुमाना है तो इजीली घुमा सकते हो, हवा में और इजीली घुमा सकते हो, लेकिन यदि कोई ऑयल है या घी है या एकदम डेंसर चीज है तो उसमें पानी हाथ घुमाना टफ हो जाएगा क्योंकि प्रेशर ज्यादा लगेगा, डेंसिटी ज्यादा है। बाद में डायरेक्शन सेम होगी, पास्कल्स का लो। ओके ईच एंड एवरी डायरेक्शन पे प्रेशर इनसाइड लिक्विड इज सेम एट ऑल पॉइंट, हॉरिजॉन्टल प्लेन वाला एच रो जी वन टाइप ऑफ यूज कर सकते हो। शेप साइज के ऊपर डिपेंडिंग कर हाइड्रोलिक पैराडॉक्स, एंड प्रेशर जो है वो ग्रेविटेशनल से प्रोपोर्शनल है। बोलो कोई डाउट लो प्रेशर में? ना सर। तो बता दो चलो आंसर, यदि डाउट नहीं है तो। सर बोलो। थर्ड पॉइंट देखाड़ो ने तो। एक मिनट ले ले। આ તો સર આમાં થર્ડ પોઈન્ટમાં આપણે કીધું છે બધા ડાયરેક્શનમાં ઇક્વલ હોય તો સર તમે પેલું પેલું એક્સપેરિમેન્ટ પૂરું કર્યું તો સર એમાં તમે કેમ અલગ લીધું કયા ફોર્સ क्या એમાં? एक्सपेरिमेंट आमा? ના ના સર સોરી સોરી ફોર્સ अलग હતો। ओके फोर्स अलग अलग था, अलग अलग डायरेक्शन में हाँ હતો। हाँ हाँ F1 F હું cos અને પ્રેશર F1 sin θ। એરિયા ભલે ને સેમ હતો, એરિયા अलग अलग થઈ ગયો કહેવાય ને આમ જોવા જઈએ તો। આ એરિયા अलग થશે, આ એરિયા अलग થશે। ક્લિયર? તો એ વિચારતો તો સર હાઈટ તો अलग अलग હોય તો પ્રેશર કઈ રીતે સેમ થાય, એ જ વિચારે છે ને? फोर्स ના અને સર હા હું ફોર્સ નું હું ફોર્સ વિચારું છું ને આમાં પ્રેશર લખેલું છે ભૂલી ગયો તો नहीं नहीं आ મને प्रेशर લાગ્યું बात આમાં है। ફોર્સ। ओके क्लियर ना? हम्म चलो बताओ आंसर, चलो जल्दी से। किसके ऊपर डिपेंड है? मैसेज करो। ओके ध्रुवीन यस सही है, पृष्टि ब्रिजेश सही है, स्मिथ सही है, यस ऑलमोस्ट स्टूडेंट का आंसर सही है, दैट इज हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम्स। चलो फटाफट से सेकंड का आंसर बता दो, टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक लास्ट लेक्चर मिस हुआ है तो उसका सिलेबस साथ में कर देना है। चलो जल्दी से बताओ, पास्कल्स लो क्या था? यस ब्रिजेश, ध्रुवीन, पृष्टि, हर्ष, नील। ओके गुड, वेरी गुड। That is answer A, pressure transmitted in same liquid। okay pressure transmitted is same in a liquid, Pascal's law था। फोर्स सेम नहीं होता, एक्सेलरेशन सेम नहीं होता, लेकिन प्रेशर सेम होता है। चलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैंने ऑलरेडी बताया कि भाई आपको हवा में ऐसा फील होता है कि भाई एटमॉस्फेयर से भी कोई लिक्विड के ऊपर प्रेशर लग रहा होता है, और उसकी वैल्यू होती है 1.013 इंटू 10⁵। 76 काफी बार ऐसा लिखते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। पता है ये क्या है, ये चीज क्या है? ना। मैं आपको आज मैनोमीटर वाले कॉन्सेप्ट में हाँ सिखाऊंगा। मर्क्यूरी ऊपर जो प्रेशर लगे। नहीं नहीं मर्क्यूरी ऊपर नहीं, मर्क्यूरी के वजह से जो प्रेशर लग रहा है वो मैं आपको, डोंट वरी, ये कॉन्सेप्ट काफी बार आपने देखा होगा, सुना होगा, रीड किया होगा, लेकिन उसका एग्जैक्ट मीनिंग मैं आपको आज नेक्स्ट टॉपिक में समझाने वाला हूँ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कोई डाउट नहीं ना बच्चों, क्योंकि हमारे आसपास जितना भी एटमॉस्फेयर है, ईच एंड एवरी पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर है एक्चुअली सेम लगा हो, सी लेवल पे इतना प्रेशर होता है। हाँ क्योंकि हाइट चेंज होने से प्रेशर की वैल्यू चेंज हो जाती है, दैट्स व्हाई वी जस्ट कॉल द प्रेशर एट द सी लेवल। समझ में आ रहा है ना बच्चों? हेलो, क्योंकि एक ही लेवल एक है हमारे लिए रेफरेंस के लिए, दैट इज सी। सो दैट्स व्हाई वी जस्ट कंक्लूड द सी लेवल जो होता है 1.013 10⁵ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जरूरी नहीं कि आप 10 किलोमीटर हाइट पे हो तो भी वही प्रेशर लगेगा 1 atm। 1 atm प्रेशर यानी कितने पास्कल तभी लगता है
ये वैल्यू तभी होती है जब आप सी लेवल पे हो, तो हाइट पे जाओगे तो वैल्यू थोड़ी थोड़ी चेंज हो जाती है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो चेंज हो जाता है। ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की ये डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन जस्ट एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर एट एवरी पॉइंट, एनी पॉइंट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द कॉलम ऑफ द एयर of a unit cross sectional area extending from that point of the top of the atmosphere। ये चीज अब मुझे पता है कि अभी आपको कैसे, वो मैं एक न्यूमेरिकल लू ना, सॉरी एक कॉन्सेप्ट लूंगा तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। ओके, एक्चुअली पहले ले लिया है मैंने कॉन्सेप्ट कि भाई प्रेशर होता है, ओके, वो कितना होता है, ए वेट ऑफ द कॉलम ऑफ द एयर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया एक्सटेंडिंग फ्रॉम द पॉइंट। वैसे ये एच रो जी वाला कॉन्सेप्ट वही समझाया है यहाँ, लेकिन मैं बताऊंगा आपको बाद में। ओके, एक्चुअली है क्या वो मैनोमीटर के कॉन्सेप्ट में, एमजी वाला फॉर्मूला नहीं लिया था, याद हो तो आगे के स्लाइड में, वो कॉन्सेप्ट है ये। अभी खाली अपना इतना याद रख लो, एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर होता है वो सी लेवल पे इतनी वैल्यू होती है। ये कॉन्सेप्ट के लिए मैं आपको एक न्यूमेरिकल्स, ये सॉरी डेरिवेशन के थ्रू समझाऊंगा डेफिनेशन। चलो, अब हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट था दैट इज बैरोमीटर। तो बैरोमीटर का काम क्या होता है, इट इज यूज्ड टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो हवा में प्रेशर है उसका मेजरमेंट करना होता है। किसका बच्चों, हवा के अंदर जो मेजरमेंट, यानी कि बैरोमीटर एटमॉस्फेयर में प्रेशर कितना है वो मेजर करने के लिए यूज होता है। इट कंसिस्ट ऑफ द ग्लास tube closed at one end, it's filled with the mercury and placed in the mercury through in an inverted position। okay, फिगर बताऊं तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। ओके भाई, क्या करना होता है, एक मर्क्यूरी लेनी होती है, ये अलग अलग होता है, समझ लो एक मर्क्यूरी ऐसी है, एक कंटेनर, इसमें मर्क्यूरी भरा हुआ है। अब मैं एक टेस्ट ट्यूब लूंगा, उसमें भी मर्क्यूरी भर दूंगा। अब यहाँ थंब रख दूंगा। ध्यान रखना, ये चीज आपको बहुत कम जगह पे सीखने को मिल सकती है। यहाँ मैंने क्या कर दिया, थंब रख दिया। समझ में आ रहा है ना बच्चों, हेलो? थंब रख के मैं इसको ऐसे उल्टी कर देता हूँ, बाद में अंदर डालने के बाद थंब छोड़ूंगा। समझ में आ रहा है, हेलो? हाँ सर। तो कॉमन सेंस है कि यहाँ मर्क्यूरी भरा हुआ होना चाहिए, जितना यहाँ भी भरा था तो यहाँ भी भरा हुआ होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में इसमें होता ऐसा है कि कुछ लेवल तक मर्क्यूरी भरा हुआ, बाकी यहाँ वैक्यूम जनरेट हो जाता है। क्या जनरेट हो जाता है, वैक्यूम। समझ में आया एक्सपेरिमेंट कैसे करना होता है बच्चों? जैसे कि नहीं, आप ग्लास हो, काफी बार आपने फील किया होगा, पानी का ट्राई करना, ग्लास होता है ना, ग्लास, ओके, उसके एकदम अंदर एकदम कागज या एकदम बड़ा सा कॉटन का कपड़ा एकदम खींच करके उसको यहाँ अटैच कर दो एकदम अंदर। बाद में क्या करना है, जोर से ग्लास को, पानी की डोल भर के कंटेनर के अंदर जोर से ग्लास को जोर से उल्टा करके आप रखोगे, अंदर ले जाओगे, बाहर निकालोगे ना, तो अब देखना कि पानी का एक बूंद भी वहां छुआ नहीं होगा। किया है कभी किसी ने एक्सपेरिमेंट? राइज योर हैंड यदि किया हो तो बच्चों। यस सर। समझ में आ रहा है ना क्या किया मैंने? एक ग्लास लिया और कागज का बड़ा सा टुकड़ा, बाद में ऐसा ना हो कि आप उल्टा करो ग्लास और कागज नीचे आ जाए, तो पानी टच होगा, राइट, वो पानी में चला जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, ग्लास के अंदर एकदम खींचो खींच करके भर देना है, पूरा ग्लास नहीं हो, जैसे कि ये ग्लास है સર એ તો એમને यहाँ, થાય ટબમાં यहाँ થોડુંક પાણી ભરીને ડોલમાં નાખીને ખેંચીએ તો વેક્યુમ તો समझ થાય। में आ रहा है ना? बस वही चीज मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ क्या हुआ, इस वैक्यूम जनरेट हुआ यहाँ, इसलिए तो मैं एग्जांपल, यहाँ वैक्यूम जनरेट हुआ। अब कॉमन लॉजिक, वैक्यूम के अंदर बच्चों प्रेशर कितना होता है, कोई बता सकता है? वैक्यूम के अंदर प्रेशर 0। वेरी गुड, वैक्यूम के अंदर प्रेशर 0। पहली चीज हमने बात कर रहे हैं बैरोमीटर, तो क्या किसके लिए यूज कर रहे हैं हम? टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या होता है, लॉन्ग ग्लास ट्यूब क्लोज्ड, उसके अंदर इन्वर्टेड पोजीशन में फिगर के जैसे भरी हुई होती है, स्ट्रक्चर को बोलते हैं मर्क्यूरी बैरोमीटर्स। स्पेस अबाउट द मर्क्यूरी क्यूब इन द ट्यूब कंटेन द मर्क्यूरी वेपर भरा हुआ होता है। प्रेशर पी कैन बी निग्लेक्टेड क्यों? क्योंकि जनरली 0 जितना प्रेशर होता है। प्रेशर एट ए एंड बी आर द सेम एज दे आर इन द लेवल, सेम लेवल। देखो, अब देख सकते हो यहाँ ए पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, पी ए, और यहाँ बाहर प्रेशर कितना होगा बच्चों, पी बी। हा कि ना, हा कि ना? पी ए और पी बी सेम, यानी कि अंदर इस लिक्विड के अंदर भी प्रेशर सेम होता है और यहाँ भी प्रेशर सेम होता है। अब क्या करते हैं जनरली, एक्चुअली में बताऊँ आपको कि ये लोग, वैसे ये फिगर आधी अधूरी दी हुई है, एक्चुअली ये मेजर कर लेते हैं, यहाँ से ये लेवल से
ये हाइट मेजर कर लेते हैं। काफी बार ऐसे मर्क्यूरी बैरोमीटर के अंदर ऐसे स्केल ड्रॉ की हुई होती है, साइड में अटैच होती है, ऐसे कुछ पता नहीं लेकिन ऐसे कुछ अटैच होती है। मैंने एग्जैक्टली प्रैक्टिकली तो नहीं देखा कभी बैरोमीटर को, लेकिन यहाँ कुछ आई होप अटैच की हुई होती है ऐसे। और यहाँ ऐसे अलग 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 क्या होता है, मार्किंग की होती है, समझ लो ऐसे अटैच की रखी है, यहाँ मार्कर की मार्क की हुई होती है, स्केलिंग। ओके, अब देखता है कि भाई ये हाइट है वो कितनी है, तो ये हाइट 76 होती है। ये किस क्या लिया था हमने, मर्क्यूरी लिया था बच्चों, क्या लिया था, मर्क्यूरी। तो ये हाइट क्या होती है, इतनी जगह जो खाली हुई उसी हिसाब से उसने एडजस्ट किया, पता तो चलेगा ना, क्योंकि मर्क्यूरी है तो साइनिंग नेचर की होगी, साइन करती है तो आपको दिखाई देगा भाई यहाँ तक मर्क्यूरी आया, आगे नहीं जा सका। तो ये हाइट मेजर कर ली 76 mm। सेंटीमीटर होती है कि mm होती है, हेलो, 76 सेंटीमीटर, टेस्ट ट्यूब तो एमएम में जो है ना। सेंटीमीटर, अब आई एम नॉट श्योर 100%, मुझे खुद थोड़ा कंफ्यूजन है। सेंटीमीटर ही होगा शायद, सेंटीमीटर ही होगा, एमएम नहीं होगा। एक मिनट हो, गिव मी 1 मिनट ओनली, मैं नेट से ढूंढ लेता हूँ। सेंटीमीटर જ આવે ને, सेंटीमीटर, हाँ 760 mm हाँ આવે। 760, हाँ 760 mm यानी कि सेंटीमीटर ही होगी ये, 76 यानी कि। बोलो क्लियर है बच्चों, यानी कि मर्क्यूरी कितनी हाइट पे जाएगी बच्चों, 76 सेंटीमीटर यानी पे। ओके, अब हमें क्या पता चला इससे, अब देख सकते हो प्रेशर एट ए पॉइंट, यहाँ का प्रेशर और बाहर का प्रेशर सेम है, पी ए और पी बी सेम है बच्चों, हाँ कि ना। अब पी ए यानी कि क्या था, तो दो ऑप्शन है पी ए में, एक तो इसका प्रेशर, इस लिक्विड का खुद का प्रेशर जिसको हम एच रो जी बोलते, और इस वेपर का प्रेशर जो एक्चुअली हम निगलेक्ट कर रहे हैं, इसको तो हम निगलेक्ट कर दिया। तो प्रेशर एट ए पॉइंट या बी पॉइंट कितना मिला, एच रो जी मिला। हाँ। अब आपको जब मेजर किया तब पता चला ये जो हाइट है एच वो 76 सेंटीमीटर मिली। कब कहाँ मेजर किया, कहीं भी मेजर नहीं किया, वहां सी लेवल पे मेजर किया। कहाँ, सी लेवल पे, सी पे जाके उस सेम सी लेवल पे चेक किया। तो ये जो मर्क्यूरी है, क्योंकि अलग अलग हाइट पे वो पोजीशन चेंज हो जाएगी बच्चों, प्रेशर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि यहाँ से प्रेशर लग रहा है एटमॉस्फेयर का, इसलिए। तो सी लेवल पे ये जो प्रेशर मेजर किया, तो ये मर्क्यूरी की जो हाइट है, मर्क्यूरी जितनी हाइट पे पहुंची वो हाइट थी 76 सेंटीमीटर। तब जाके पता चला ये क्या था बच्चों, एटमॉस्फेयर प्रेशर ही था ना, पी बी तो बच्चों, हाँ सर। पीबी, ये पीबी एटमॉस्फेयर प्रेशर ही है ना, यहाँ खुला है, हवा लगाती है प्रेशर, पीबी एटमॉस्फेयर प्रेशर, और यहाँ पी ए जो लिक्विड का प्रेशर है। अब हम ये प्रेशर तो मेजर नहीं कर सकते, लेकिन ये तो कर सकते हैं ना हाइट से। हमारे पास रो है मर्क्यूरी का, हमारे पास जी की वैल्यू है, तो एच मेजर नहीं हुआ बच्चों। हाँ। थोड़ा कंसेप्ट को फील करो यार, इंटरेस्टिंग लेवल का कंसेप्ट है, ऐसे ऐसे एरे गेरे स्टूडेंट्स नहीं समझ सकते, मुझे पता है। थोड़ा यू आर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट्स, ओके, आपको थोड़ा सा अपना माइंड को यहाँ ओपन करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं क्या हुआ यहाँ। ये तो प्रेशर गया, हमने क्या किया, मेरे पास मुझे यहाँ ये प्रेशर मेजर करना है, क्या करना है मुझे, ये पीबी, ये एटमॉस्फेयर का प्रेशर है पीबी, वो मेजर करना है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर लग रहा है ना इस सरफेस के ऊपर, वो मेजर करना है। तो मैं क्या करूंगा, एक टेस्ट ट्यूब लूंगा, उसमें खींचो खींच मर्क्यूरी भर दूंगा, उसको उल्टा करके इसके अंदर डाल दूंगा। अब बाद में इसकी हाइट चेक करूंगा कितनी आ रही है हाइट, तो हाइट एच आ रही है। अब कॉमन सेंस है कि ये हाइट सेम है, ये पॉइंट सेम है, तो सभी पॉइंट पे प्रेशर तो सेम ही होगा ना, पी ए। तो पी ए जो इस मर्क्यूरी का प्रेशर है वही इस पीबी यानी कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर होगा। अब मर्क्यूरी का प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, याद करो, P इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपॉन एच रो जी। अब यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं, यहाँ क्या है, ये वेपर है, तो वेपर है तो इसलिए इस वेपर के प्रेशर को हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ से भी लिक्विड के ऊपर यहाँ से भी कुछ प्रेशर लग रहा है ना, तो उसको निगलेक्ट कर दिया फॉर्मूला में से। तो ये मिला आपको एच रो जी, ये वैल्यू को निगलेक्ट कर दिया, तो पी ए कितना मिला, एच रो जी, यानी कि पी बी कितना मिला हमें, एच रो जी। जब हाइट फाइंड किया तो कितना मिला, 76 सेंटीमीटर। यहाँ
पीबी प्रेशर, अब पता चला कि हाइट कितनी थी 76 मीटर, प्रेशर मेजरमेंट किया एच रो जी, हाइट 76 सेंटीमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट कर दिया। रो डेंसिटी कितनी होती है 13600 और जी की वैल्यू आपको पता है 10, तो ये वैल्यू जब कैलकुलेशन की थी ये वैल्यू 0 into 10⁵ आया, जिसको हम 1 ATM बोलते हैं। आप समझ में आया कि क्यों हम 76 सेंटीमीटर मर्क्यूरी लेते हैं 1 ATM की जगह, क्या क्यों ऐसा लिख रहे हैं 76 सेंटीमीटर हाइट ऑफ मर्क्यूरी? इसका रीजन ये है कि मर्क्यूरी का 76 सेंटीमीटर पे हाइट पे जो प्रेशर होता है वही एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है।